जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईजी के फ्री क्लास। आज की वीडियो में BHDC 107 जिसमें पाश्चात्य काव्य शास्त्र के बारे में पढ़ते हैं। इसके चैप्टर 4 में जो है मैं वर्ड्सवर्थ काव्य भाषा की अवधारणा के बारे में पढ़ते हैं। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। इससे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 4 तक हम बता चुके हैं, चैप्टर 3 तक बता चुके हैं, चैप्टर 4 का भी हम क्वेश्चन नंबर 4 तक बता चुके हैं। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बताएंगे। यदि आप क्वेश्चन नंबर 4 तक नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके डिस्क्रिप्शन वीडियो का प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं उसको खोल के, यह वीडियो देखने के बाद। देखिए आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पे चर्चा करेंगे, जो जो कि रहेगा आपका वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा की संकल्पना, स्वरूप एवं प्रकृति का वर्णन कीजिए। दूसरा रहेगा 6 नंबर रहेगा स्वच्छतावाद और छायावाद के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो इन दोनों प्रश्नों का विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे। आप लोग का एग्जाम नज़दीक आते जा रहा है, जितना से ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन रहेगा उतना अच्छा रहेगा। मेरा उद्देश्य एक ही है कि इन सारे क्वेश्चनों का आपका रिवीजन हो जाए, ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चनों का रिवीजन रहेगा एग्जाम के लिए उतना अच्छा रहेगा। तो इसी में से आपको क्वेश्चन देखने मिल जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा की संकल्पना, स्वरूप एवं प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो वर्ड्सवर्थ की जो है काव्य भाषा, उसकी संकल्पना, स्वरूप और प्रकृति पर जो है प्रकाश डालना है। तो इसको ध्यान से आप लोग देखिए और सुनिए। आपको जरूर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आ जाते हैं तो आप इसे जरूर बना के आइएगा। देखिए देखिए नवशास्त्रीयवादी दौर की कृत्रिम और आडंबरपूर्ण भाषा का वर्ड्सवर्थ ने विरोध किया। आमुख में उन्होंने सीधे-सीधे कहा कि सामान्यतः जो कुछ काव्य भाषा नाम से जाना समझा जाता है, वह भी इन कविताओं में नहीं मिलेगा। आमतौर पर उसे आकार देखिए आगे देने के लिए जितना प्रयत्न किया जाता है, उतना ही प्रयत्न मैंने उसे बचाने के लिए किया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि मैं अपनी भाषा को मानवीय भाषा के नज़दीक लाना चाहता था। ये किसका मानना था? वर्ड्सवर्थ का मानना था उनके काव्य भाषा में। देखिए इसके पीछे उद्देश्य था अपनी भाषा को मानव की सहज स्वाभाविक भाषा के नज़दीक लाना। लोकोन्मुखता वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा की संकल्पना की बुनियादी है। क्या? लोकोन्मुखता मतलब लोग के नज़दीक अपनी भाषा को रखना, ताकि वह सामान्य जनमानस समझ सके। देखिए उन्होंने बताया कि कवि वह मनुष्य है जो मनुष्य से बात कहता है कि अंतर इतना है कि वह साधारण मनुष्य की अपेक्षा अधिक संवेदनशील होता है। उसकी आत्मा व्यापक होती है। वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलड्स की भूमिका में बताया कि कवियों की भाषा निरर्थक, कृत्रिम एवं अलंकारिक हो गई है, इसलिए वे जनभाषा को अपनाने पर जोर देते हैं। देखिए आगे शास्त्रवादी कवि की श्रेष्ठता को मानते हुए उसे ईश्वर के समक्ष मानते थे। हमारे यहाँ भी कवि को परिभू, स्वयंभू एवं मानसी बताया गया। हमारे यहाँ का मतलब है भारत में। गालिब भी ख्याल को गैब यानी दिव्यलोक से आता हुआ बताते हैं, और यह भी बताते हैं कि किसी देवदूत के द्वारा वह कागज पर उतर आता है। इसके विपरीत वर्ड्सवर्थ कविता और कवि को सामान्य जन की दुनिया में प्रतिष्ठित करते हैं। वे गांव के साधारण लोगों की भाषा को काव्य भाषा बनाने की वकालत करते हैं। लिरिकल बैलेट्स की भूमिका में उन्होंने बताया कि गाँव की भाषा में हृदय मुखरित होता है, वहाँ स्वाभाविक भावावेग होता है। वे पूरी दृढ़ता के साथ बोलचाल की भाषा में कविता लिखने की बात करते हैं। इसके पीछे कारण यही था कि गाँव दूषण से मुक्त है, वहाँ हृदय अपने सच्चे एवं शुद्ध अवस्था में मौजूद रहता है। मतलब गाँव के लोग जो है सच्चे एवं सामान्य जनमानस की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, देखिए आगे वहाँ भावों के आदिम रूप विद्यमान रहते हैं, मतलब पुराना रूप जो है विद्यमान रहते हैं, तथा प्रकृति के
रमणीय परिदृश्य में भावों का समायोजन ठीक ढंग से होता है। काव्य भाषा के संदर्भ में वर्ड्सवर्थ ने 3 मान्यताएं प्रतिपादित की थी। तो क्या क्या, आइए उसको देखते हैं। पहला है, गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक अंतर नहीं होता है। किसमें? गद्य और काव्य में। देखिए, प्राचीन कवियों के उद्गारों में सहजता थी, इसी कारण भाषा सरल थी तथा उसमें आडंबर एवं बनावटीपन नहीं था। तीसरा है, कविता में बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। उन्होंने कवियों को सलाह दी कि उन्हें यथासंभव जनसामान्य की भाषा को अपना लेना चाहिए। देखिए, ये 3 उनका मान्यता थी। देखिए, वर्ड्सवर्थ की धारणा थी कि शब्द अपने आप में काव्यात्मक या अकाव्यात्मक नहीं होते। भाषा में प्रयोग के आधार पर वे अपना स्वरूप अर्जित करते हैं। बोलचाल की ग्रामीण भाषा पर जोर देकर वर्ड्सवर्थ कविता को अभिजात वर्ग के दायरे से निकालकर जनता के प्रांगण में प्रतिष्ठित करना चाहते थे। अभिजात वर्ग मतलब हो गया आपका अमीर वर्ग, ठीक है। वहां से निकाल के जो है कविता को ग्रामीण जनता में रखना चाहते थे सामने। इससे कविता की संप्रेषण क्षमता में भी वृद्धि कर सकते थे तथा जनता में कविता का प्रसार भी कर सकते थे। वैसे वर्ड्सवर्थ ग्रामीण भाषा की सीमाओं का भी समझते थे, मतलब उनकी सीमा क्या थी उनको भी समझते थे। कौन? तो वर्ड्सवर्थ। अतः देहातों की भाषा के बीच भी वे कहते हैं कि ग्रामीण द्वारा प्रयुक्त भाषा में चयन धार्मिकता हो और उसकी वास्तविक कमियों को दूर करके उसे शुद्ध किया जाए। वे इस भाषा को स्थानीय और वर्गजनित विशेषताओं से मुक्त करना चाहते थे। देखिए आगे, वे विशिष्ट भाषा में निहित सामाजिक दब यानी सोशल वैनिटी से गुरेज करते हैं तथा भाषा में एक जैसेपन तथा उसके संकीर्ण दायरों का विरोध करते हैं। वे कविता में बाहरी अलंकरण का विरोध करते हैं तथा कवियों से अपेक्षा करते हैं कि वे कविता में सत्य और पावनता की रक्षा करें। कविता के बनावटी उदात्तीकरण का भी वे विरोध करते हैं। कौन? वर्ड्सवर्थ। देखिए आगे, काव्य भाषा के बारे में अपने विचारों के आधार पर वर्ड्सवर्थ ने यह निष्कर्ष निकाला कि गद्य और कविता की भाषा में कोई अंतर नहीं है, जो पहले ही बताए थे हम। उनके 3 प्रतिपादित में यह भी था। उनका दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत गद्य और पद्य की भाषा की उभेदता को लेकर है। उनके अनुसार कोई भी अच्छी कविता अच्छे गद्य से किसी मामले में अलग नहीं है। वे तर्क देते हैं कि कविता किसी देवदूत का रुदन नहीं, उसके आंसू भी सामान्य मनुष्य के आंसू हैं। इसी तरह कविता गद्य की तुलना में दैविकता का दावा यह कहकर नहीं कर सकती है कि उसके अमृत रस हैं। गद्य हो या पद्य, दोनों में मनुष्य का ही रुधिर प्रवाहित होता है। वैसे वर्ड्सवर्थ के मित्र कोलिज्म, अब कोलिज्म के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 जरूर देखिएगा इसी वीडियो का, ठीक है। उनके सहमत नहीं थे। कविता में सामान्य जन की भाषा तथा गद्य और पद्य की भाषा की अभेदता की आलोचना कोलिज्म ने सन 1817 ईस्वी में बायोग्राफिया लिटरेरिया में की है। देखिए, प्राचीन कवियों की काव्य भाषा को अपनाने पर जोर उन्होंने इस नाते दिया कि उसमें हृदय के सहज भावों का उन्मेष होता है, उसमें साधारण मनुष्य और वास्तविक घटनाओं का चित्रण होता है, उसमें कृत्रिमता और आडंबर नहीं होता है। इस प्रकार वे नैसर्गिक काव्य भाषा को प्रतिष्ठित करने पर बल देते हैं कि वर्ड्सवर्थ ने काव्य भाषा की 3 विशेषताएं बताई है। कौन कौन सा? देखिए, छदोबद्ध प्रबंधन, जनता की वास्तविक भाषा, गहरी संवेदनशीलता, ये तीनों बताए थे। ये गहरी संवेदनशीलता जो है लिरिकल बैलेड्स में बताया गया है। देखिए, इन तीनों के संयोजन से कविता के आनंद के बुनियादी तत्व को तलाशते हैं। भाव प्रवणता एवं गहरी संवेदन क्षमता उनकी काव्य भाषा की पहचान है। कवि के हृदय में यदि
भाव का उन्मेष है और विषय का चयन ठीक हुआ है तो भाषा स्वयं ही अवसर के अनुरूप आकार ग्रहण कर लेगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लिए, आइए आप क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 भी आपका अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, स्वच्छतावाद और छायावाद के बीच अंतर को जो है स्पष्ट कीजिए। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए, स्वच्छतावाद कला, साहित्य और बौद्धिक क्षेत्र का एक आंदोलन था जो यूरोप में 18वीं शताब्दी के अंत में आरंभ हुआ। देखिए, यूरोप में जो है आरंभ हुआ। अंग्रेजी साहित्य में स्वच्छतावाद का काल सन 1798 से 1835 ईस्वी तक जो है रहा है तथा हिंदी साहित्य में छायावाद का कालखंड 1918 से लेकर 1936 ईस्वी तक है। इस प्रकार दोनों के बीच लगभग 100 वर्षों का फासला है। यह फासला भौगोलिक दूरी का भी है तथा देश काल के अंतर का भी है। फिर भी दोनों के बीच कई प्रवृत्तियां जो है साझा है। भारत में स्वच्छतावाद का असर हिंदी में छायावाद और छायावतोत्तर में जो है दिखाई देता है। देखिए आगे काव्य पर दिखाई देती है। प्राकृतिक प्रेम, भावमयता, कल्पनात्मकता, आत्मपरकता जैसी कई तत्व हैं जो हिंदी के छायावादी काव्य आंदोलन को यूरोपीय स्वच्छतावादी काव्य आंदोलन के समान बताते हैं। देखिए, भारतीय स्वच्छतावाद और पाश्चात्य स्वच्छतावाद में कुछ एकरूपता दिखाई देती है, लेकिन कुछ ही एकरूपता दिखाई देती है, तो कुछ बुनियादी किस्म की भिन्नता भी दिखाई देती है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में छायावाद स्वच्छतावाद नहीं है। उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास में स्वच्छतावाद को रोमैंटिसिज्म के समान अर्थों में प्रयोग किया। इसी क्रम में अभिव्यंजना के ढंग तथा प्रकृति निरीक्षण आदि के कारण श्रीधर पाठक को वे सच्ची और स्वाभाविक स्वच्छतावाद का प्रवर्तक मानते हैं। बाद में सुमित्रानंद पंत की कविताओं में शुद्ध और स्वाभाविक स्वच्छतावाद की संभावना देखते हैं। देखिए आगे, लेकिन वे बड़े दुख के साथ कहते हैं कि छायावाद के नाम से एक वाद के चले जाने से उसी ओर बह गए। जाहिर सी बात है वे छायावाद को अच्छी निगाह से नहीं देखते। इसे वे विदेश की अनुकृत रूढ़ियों और वादों में फंसी कविता मानते थे। स्वयं सुमित्रा पंत ने पल्लव की भूमिका में यह स्वीकार किया कि उन पर वर्ड्सवर्थ, शेली, कीट्स आदि का प्रभाव रहा है। छायावाद पुनर्मूल्यांकन नामक पुस्तक में पंत जी ने यह चेतावनी दी कि छायावाद को यूरोपीय स्वच्छतावाद काव्य तक सीमित कर देना उसके मौलिक मूल्य के प्रति आंख मूंद लेना है। वे इसमें राष्ट्रीय जागरण तथा वैश्विक विकास के नए मूल्यों का वाणी देने की क्षमता की ओर संकेत करते हैं। पंत जी के इसी संकेत को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पूरी शक्तिमत्ता के साथ विकसित करते हैं। वे छायावाद को पाश्चात्य प्रभाव के आलोक में देखने वाले के लिए कहते हैं कि यह विकृत मानसिकता की प्रतिक्रिया है। देखिए आगे, द्विवेदी जी ने आचार्य शुक्ल के इस बात का भी खंडन किया कि बंगला के माध्यम से यूरोपीय स्वच्छतावाद का प्रभाव छायावाद पर पड़ा है। वे इसे राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़कर देखते हैं। उनके अनुसार इस आंदोलन ने भारतीय जनता के चित्त को बंधन मुक्त किया, जिसकी प्रतिध्वनि तदयुगीन काव्य रूपों में हुई है। द्विवेदी जी के अनुसार जिन कवियों ने शास्त्रीय और सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह का भाव दिखाया था, उसके पीछे भी तीव्र संस्कृत चेतना थी। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी छायावाद को यूरोपीय रोमानी काव्य का पिछलगुआ मानने को भारी भूल मानते हैं और इसे भारतीय नवजागरण तथा राष्ट्रीय जीवन के संदर्भ में देखते हैं। भारतीय नवजागरण तथा राष्ट्रीय जीवन के संदर्भ में देखते हैं। उनका कहना है कि छायावाद राष्ट्रीय जागरण की प्रभाती ध्वनि थी। देखिए आगे, डॉक्टर
नागेंद्र ने यूरोपीय तथा छायावादी दोनों को रोमानी कविता माना है, फिर भी छायावाद को एक सर्वथा भिन्न काल की सृष्टि मानते हैं। वे इसके पीछे असफल सत्याग्रह आंदोलन को देखते हैं, जबकि यूरोपीय स्वच्छतावादी आंदोलन की पृष्ठभूमि में सफल फ्रांसीसी क्रांति थी। इसलिए यूरोप का स्वच्छतावाद अधिक ठोस और निश्चित आधारों वाला था, जबकि छायावाद अंतर्मुखी एवं वायवीय था। विजयदेव नारायण शाही ने लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस में छायावाद के साथ स्वच्छतावाद नाम चिपका दिया था। देखिए आगे। देने का विरोध किया। वे इसे सत्याग्रह युग को साहित्य मानते थे। आज्ञा का मत है कि छायावाद और यूरोपीय स्वच्छतावाद का प्रभाव पड़ा, लेकिन वह भी दुरागत भारतीय प्रतिध्वनि ही थी। कहा जा सकता है कि छायावाद आधुनिकता और भारतीय परंपरा के संधि स्थल का काव्य है। यह हमारी अस्मिता के संकट से उपजी सृजनात्मक उत्कटता का द्योतक है। इसलिए इसमें अतरंग अन्य के रूप में यूरोपीय स्वच्छतावाद है, लेकिन भक्ति काव्य, रीतिमुक्त कविता, भारतीय रहस्यवाद तथा राष्ट्रीय जागरण की बेचैनी भी विद्यमान है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी राष्ट्रीय जागरण के तत्व की प्रधानता के कारण ही इसे शक्ति का काव्य मानते हैं। काव्य भाषा के स्तर भी अंग्रेजी के स्वच्छतावाद और हिंदी के छायावाद में बड़ा अंतर है। छायावादी कविता शुरू से ही अलंकार प्रिय, लाक्षणिक तथा कटी-छटी शिल्पित भाषा रही है। यह तत्सम प्रधान तथा कई जगह सामासिक पदावलियों में अभिव्यक्त हुई। यह जनभाषा नहीं थी। इसके विपरीत अंग्रेजी स्वच्छतावादी कवि वर्ड्सवर्थ जनसाधारण की भाषा का प्रस्ताव करते हैं। डॉक्टर कुमार विमल के अनुसार छायावादी काव्य आंदोलन के आरंभ में हम जनसाधारण की भाषा या जनजीवन के प्रति बलवती धारणा नहीं पाते, बल्कि इसके विपरीत पल्लव की भूमिका, जिसे प्रायः छायावाद का घोषणापत्र कहा जाता है, इसे सिद्ध करती है कि छायावादी कविता अलंकृत भाषा, मणिकुट्टम शैली, कलात्मक विच्छित और शिल्प शोषण के प्रति प्रफुल्ल आग्रह रखती है। इसके बावजूद यदि छायावादी कविता पर कहीं-कहीं रोमांटिक आंदोलन का असर दिखता है, तो इसे उस युग में दो सभ्यताओं को सम्मिलन एवं संपर्क के रूप में ही मानना चाहिए। देखिए आगे। रूप में मानना चाहिए। इससे छायावाद के कलगत, परिस्थितिगत, विशिष्ट, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक भूमिका कम नहीं हो जाती। पाश्चात्य स्वच्छतावाद में विस्मय, कौतूहल, सौंदर्य के प्रति प्रबल आकर्षण, प्रकृति की महिमा के साथ उन्मुक्त कल्पना को स्थान मिलता है। यह भी माना गया कि रहस्य ही रोमांस का प्राण तत्व है। स्वच्छतावादियों ने माना कि दृश्यात्मक जातिगत सत्ता, जागतिक सत्ता के पीछे एक विराट शक्ति क्रियाशील है, जिसे मन अनुभूति से ही माना जा सकता है। इस कारण ही जागतिक व्यापारों में विस्मय, वैचित्र्य तथा रहस्यमयता दिखाई पड़ने लगी है। पाश्चात्य स्वच्छतावाद की इन विशेषताओं को भारतीय स्वच्छतावाद में भी देखा जा सकता है। चलिए यहीं तक रहने देते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए थैंक यू। जय हिंद।